जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हम एक मेहमान से कि जिनका ताल्लुक़ बर्मा से है, म्यांमार जिसको आजकल कहते हैं, और ये रोहिंग्या मुस्लिम हैं। तो आपने नाम सुना होगा काफ़ी अरसा से, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि आजकल फ़लस्तीन में, गज़ा में जेनोसाइड हो रहा है फ़लस्तीनियों का, गज़ा के लोगों का। इसी तरह एक लंबे अरसा से बर्मा में, म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनका जेनोसाइड हुआ और एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत उनकी एक नस्ल कशी की गई और उनको वहाँ से हिजरत करके वो बांग्लादेश में भेजा गया, बहुत सारे लोगों को। और वहाँ वो जो है वो एज ए रिफ्यूजी मिलियंस के हिसाब से वहाँ हैं। तो आज हमारे साथ हमारे एक दोस्त जो जहाँ कनाडा में हैं और रोहिंग्या हैं, उनका नाम है फैसल खान। तो उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी और देखते हैं कि इन लोगों की तारीख़ का पता करते हैं और उसके बाद ये कि इनके साथ क्या कुछ हुआ वहाँ और इनके ख़ानदानों के साथ क्या कुछ हुआ। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, आपको पसंद आएगी। हम मुख्तलिफ हिस्सों में करेंगे क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है। तो ये पहला हिस्सा शायद हम आज करें और उसके बाद इसको आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपको मिलाते हैं फैसल खान साहब के साथ। जी नाजरीन, तो हम आपको मिलाते हैं अपने मेहमान फैसल खान साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत है? खैरियत। चलें, आज पहली दफ़ा हम किसी रोहिंग्या मुस्लिम से जो है ना वो मिल रहे हैं। तो आप पहले सबसे अपना तारुफ करा दें हमारे नाजरीन के लिए। जी बेशक, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है, मैं बर्मा से हूँ। रोहिंग्या कम्युनिटी का रोहिंग्या है, क्योंकि यहाँ मैं अभी कनाडा में हूँ और कनाडा में जो जी कितना टाइम हो गया आपको? 4 महीने हो गई है मुझे। जी तो जी, तो ठीक है। आप ये भी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आप उर्दू बोलते हैं, लेकिन कैमरे के सामने बैठकर बोलना कोई इतना आसान नहीं होता। आप कोई मसला नहीं, जहाँ कहीं कोई आप कोई चीज़ याद ना आए आप रुक भी सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि इंट्रोडक्शन कराएं रोहिंग्या का, कि हमारे बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि रोहिंग्या हैं कौन और इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है। ये रोहिंग्या एक बर्मा का अरकान जो स्टेट होते हैं जी, वो वहाँ का हिस्सेदार है। बहुत ही साल, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही साल पहले रह कर आ रही है। जी, तो हमारी माँ बाप बोला और हमारी बाप दादा, उससे उसका भी बाप दादा, ऐसे ऐसे सिलसिले को वो चलाते चलाते ऐसे ही रह कर आ रही थी। उसको कहते हैं, उस कौम को कहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम। तो ये वहाँ के लोकल थे शुरू से या ये इंडिया से माइग्रेट होकर बर्मा गए थे? तो क्या जो है ना ये आप बताएं कि क्या आप इंडिया से वहाँ आपके फोर फादर्स गए थे वहाँ, या आप शुरू में वहीं रहते थे? नहीं, बहुत अच्छे सवाल पूछा आपने, क्योंकि वो रोहिंग्या पहले से ही जो बर्मा में थे, मगर पहले से बर्मा में होने के बावजूद भी म्यांमार में गवर्नमेंट जो बर्मा का सरकार हुआ, वो सरकार, हर सरकार ने इनकार करके ये बोला ये थोड़ा बांग्लादेश से आया और थोड़ा इंडिया से आया। ठीक। तो जिस वक्त ये कहते हैं ये म्यांमार का हिस्सेदार नहीं, ये म्यांमार की पैदाशी नहीं है। अच्छा। जो रोहिंग्या मुसलमान जो होते हैं, जी, तो इसलिए ये पैदाशी हो या ना हो, जिस वक्त म्यांमार की सरकार ने ऐसे ऐसे बातें बोलती है, उससे वक्त से बहुत ही साल, बहुत ही पहले, बहुत ही पहले म्यांमार में जो आज़ादी की से पहले ही बर्मा में वो रोहिंग्या मुसलमान रह रही थी। और
उससे वो रह रही थी, उसकी वो बहुत ही एविडेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, जिस वक्त म्यांमार की सरकार ने कहा आप लोग यहाँ की वादियों नहीं है और यहाँ का लोग नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को म्यांमार की लोग माना नहीं जाता है। ठीक। तो ऐसे वक्त में हमारी बाप दादाओं की जो बहुत ही बड़े बड़े लोग थे, उस लोगों के पास ऐसे एविडेंस है जो एविडेंस गवर्नमेंट बर्मा की वक्त ने जब वो गवर्नमेंट बर्मा की गवर्नमेंट ने म्यांमार के आगे, जो म्यांमार नहीं बुलाते उस वक्त जो बर्मा बुलाते थे, वो बर्मा बुलाती थी, उस वक्त की ही वो गवर्नमेंट ने दिया था कुछ एविडेंस है। क्योंकि वो क्या क्या एविडेंस है मैं बताती हूँ। पहले एविडेंस है कि बर्मा की जो जितनी सरकार की डिपार्टमेंट होती है, काम होती है, वहां में रोहिंग्या मुसलमान हर हिस्से में काम किया था। वहां की एविडेंस बर्मा की सरकार ने खुद हमारी बाप दादाओं को दिया था, वो एविडेंस अभी है, अभी तक है। तो और जो आर्मी में भी थे, पुलिस में भी थे, डॉक्टर में भी थे। जब वो ब्रिटिश की हुकूमत शुरू होकर आया, बर्मा को आजाद करने के लिए वो लड़ाई करनी पड़ी, उस वक्त में भी वो जहाँ की जो जगह में भी खड़े होकर वो देश के लिए काम करना पड़ा, उसी वक्त भी काम करने के लिए वहां से वो हमारी रोहिंग्या जो मुस्लिम है वो लोग दाखिला हुआ था, और दाखिल हुआ भी है और काम भी किया देश के लिए। तो वो सब गवाह, और मेरे मतलब है वो जो सब एविडेंस है, वो सब एविडेंस अभी तक बर्मा की सरकार के हाथ में है। लेकिन ये गवर्नमेंट फिर नहीं मानती आपको कि आप वहाँ के शहरी नहीं हैं, इसीलिए ये सारा कुछ शुरू हुआ कि आपको वहाँ से निकलने पर मजबूर किया गया, यानी इस चीज को मान नहीं रही है मौजूदा गवर्नमेंट जो है। जी जरूर, क्योंकि बर्मा सरकार ने ऐसे एक सिचुएशन खड़ा किया जिस वक्त अरकान में, जो अरकान बोलते हैं, वो अरकान स्टेट का नाम है, अरकान स्टेट है, वो नाम है अरकान स्टेट। जो स्टेट में वो हमारी जो रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, तो वह रोहिंग्या मुसलमान की जरा वो आबादी बढ़ते बढ़ते आ रही थी। उस वक्त म्यांमार गवर्नमेंट ने, बर्मा सरकार ने ऐसे एक प्लानिंग की, इस लोगों ने इस तरह आबादी हो जाती, तो आबादी होकर आ रही तो ये बर्मा के लिए बहुत गंभीरता मसला बन जाएगी, और इस लोगों को जैसे भी करके दबा कर रखना चाहिए, और इस लोगों को कोई फ्रीडम, कोई ऐसे बड़े काम में और ऐसे कोई चीज में दाखिला नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की आबादी बहुत बढ़ रही है। तो इसलिए इस लोगों की आबादी बढ़े या ना बढ़े, अरकान स्टेट से बाहर कोई जगह नहीं जा सकते बर्मा की, ऐसे पाबंदी लगा दी। तो जिस वक्त पाबंदी लगाना शुरू किया बर्मा सरकार ने, उसी वक्त साथ साथ ऐसे वो क्या बोलते हैं, कायदे कानून को भी वो निकालता गया। वो जिस वक्त कायदे कानून को ऐसे निकाला, वो कानून में पहले कानून ये बोला, बर्मा में जितनी लोग पूरा बर्मा में नेशनलिटी कार्ड यूज करते हैं, उस तरह कार्ड कभी भी मरते दम तक रोहिंग्या मुसलमान को नहीं दिया जाएगा, यानी आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, कभी भी आईडी कार्ड नहीं मिलेगी। कारण है वो आईडी कार्ड के द्वारा आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकती है, पूरा बर्मा को आप घुमा फिरा कर सकती है, बड़े बड़े बिजनेस कर सकती है। तो उस सब को पाबंदी लगा दिया था। उस वक्त एक 1988 में एक लॉ निकाला गया, सिर्फ अरकान स्टेट में, जो बर्मा अरकान स्टेट में जो रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, उस जगह के लिए ही खास तौर पर वो चीज निकाला गया था। क्या वो कानून निकाला गया था। वो कानून में पहले ये लिखा गया है, अरकान स्टेट में जो मुसलमान मर्द या औरत दोनों के अंदर शादी हो रही होंगे, शादी से लेकर वो लोग कानून को बहुत सख्ती करती,
ठीक। वो कानून ऐसे सख्त कर दी कि शादी से शुरू उस लोगों ने सरकार ने ऐसे पाबंदी लगाया। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं शादी हो रही है, जी। तो शादी हो रही है तो पहले आपको शादी हो सके ना सके आपको आपकी करीबी सिटी का जो आपकी दरमियान के अंदर जो करीबी सरकार का वो इमिग्रेशन की ऑफिस हो जी। या पुलिस की ऑफिस हो, आपको जाकर दोनों ऑफिस में आपको बोलना चाहिए मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं 18 साल की ऊपर हो गई। ठीक। तो वहां से आपको बुलाकर पूछताछ करेंगे, तो आप किस लिए किस तरह शादी करेंगे और कितनी बच्चियां लेंगे वो भी देना पड़ती थी। अच्छा, बच्चों की भी पाबंदी बच्चों थी? को भी वो शादी हो भी नहीं सका, मेरे मतलब शादी हुआ भी नहीं। ठीक। पहले से भी आपको सब इंफॉर्मेशन सरकार को देना पड़ती है। तो क्योंकि वो कुछ डर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा ये पैदा हाँ, करते हैं क्योंकि मुसलमान, वो तो इनकी लोग आबादी बढ़ हाँ, रही है। वो बहुत ही आबादी बढ़ जाएगी। हम्म। वो लोग लास्ट में इतना तक वो हुक्म को जारी किया, ये लोग आबादी 2-3 बच्चे से ज्यादा आबादी हो जाए तो ज्यादा वो लोग लिया तो बच्चों को तो हो सकता है बर्मा अगली 10 साल या तो 12 साल में 15 साल में 20 साल के अंदर ये लोग बर्मा का ये हिस्सा अरकान को ले लेगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। लेकर वो लोग कहेंगे ये हमारी अलग देश है, तो हम लोग अलग हुकूमत करना चाहते हैं। तो आपको जब आईडी कार्ड नहीं मिला तो आप, इसका मतलब है अपनी जो अरकान स्टेट है उससे बाहर नहीं जा सकते थे? नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी नहीं जा सकते। तो मैं खुद मेरे थोड़ा सा सिचुएशन बताती हूँ। जी। जब मैं 10 क्लास पास हुआ था जी। जिस वक्त 10 क्लास की बाद म्यांमार में कायदे कानून के मुताबिक आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ती है। ठीक। तो आपको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाना पड़ती है कि आपको पहले पुलिस स्टेशन में, जी। तो पुलिस स्टेशन से कुछ कागजात को आपको कलेक्ट करना पड़ती है, लेना पड़ती है। वो लेकर इमिग्रेशन ऑफिस में देना पड़ती है। ठीक। तो इमिग्रेशन की ऑफिस में देकर तो आप देखिए तो कितना तकलीफ है। एक देश के अंदर आपको पूरा देश की जो जगह चाहे वो जगह जा सकते, ऐसे एक देश के अंदर आप एक इमिग्रेंट की तरह, आप एक विदेश की लोग की तरह वो पासपोर्ट पकड़ के आप ये बर्मा में रह रही थी, इसकी तरह ही एक जिस तरह कोई गैर मुल्की है, गैर मुल्की की तरह ही एक रोहिंग्या मुसलमान की सिचुएशन गुजार करते हैं। तो क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते रोहिंग्या पहले फास्ट रोहिंग्या एजुकेटेड हो, 2 नंबर में बहुत ज्यादा देश के लिए काम करने वाले बने, कोई भी आपकी फ्यूचर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि सरकार को डर है कि कोई ना कोई दिन वो एजुकेटेड हो जाए या तो बहुत बड़ी देश के लिए करने वाला हो जाए, उस लोगों की जगह को खाली करना पड़ेगा। क्योंकि मुसलमान की आबादी भी बर्मा होने के नाते बर्मा में 50-50 हो जाएगी। अच्छा। उस लोगों के ये हर डर रहते हैं। ठीक। तो उससे उस डर को उस लोगों ने आगे देकर सरकार ने बहुत फायदे उठाते हैं। तो आप लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, वो उस बात को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जो कागजात को लेकर वो इमिग्रेशन की ऑफिस में जाकर देना पड़ते हैं, तो देकर देने की बाद इमिग्रेशन ने बोलते हैं हाँ आप 55 डे के लिए जा सकती है कॉलेज को। आप आपकी होम टाउन से, आपकी वो टाउनशिप से और एक टाउनशिप में जाकर कॉलेज ज्वाइन करने के लिए वहाँ के बर्मा की सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। ठीक। क्योंकि इजाजत लेनी पड़ती है, तो उस वक्त हर रोहिंग्या मुसलमान औरत हो या मर्द, जो भी हो, जो लोग भी हो, जो स्टूडेंट भी हो, वो स्टूडेंट ने ऐसे महसूस करती है हम फॉर एग्जाम्पल बर्मा से क्या बांग्लादेश में पढ़ाई करने के लिए आया,
जी या क्या पाकिस्तान में पढ़ाई करने के लिए आया, जी तो हमारी हालत क्यों इतना गंभीरता होते जी जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो देश के अंदर ही पढ़ाई कर रही थी। ठीक। तो आप फिर कैसे वहां से निकले? आप कहाँ गए? बांग्लादेश गए या किसी और मुल्क गए? हाँ जी, बहुत अच्छे सवाल है। मेरे पहले सफ़र है बांग्लादेश में, मेरे को भागना पड़ा, तो मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जी डिटेल में। जी जब जिस वक्त 8 तारीख 8 महीने 2012 में जी जिस वक्त दो धर्म की दरमियान में सरकार की पॉलिसी है, वो सरकार ठीक की पॉलिसी की एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ही अरकान की नहीं, पूरे बर्मा की लोग जानते हैं, ये सरकार ने ही करवाया था। तो कि जो उससे पहले बुद्धिस्ट और रोहिंग्या का जो क्लैश हुआ दरमियान था। में एक छोटा सा उस लोगों ने आग लगा दी थी धर्म के अंदर। ठीक मुसलमान को बोला गया बुद्धिस्ट अच्छा नहीं है, ठीक तो आप लोगों के लिए बुद्धिस्ट सुटेबल नहीं है, आप बुद्धिस्ट लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हो, ठीक बुद्धिस्ट से आप लोगों को साथ साथ रहना पड़ रही थी, इसलिए आप लोग बुद्धिस्ट के बिना बाहर भी नहीं जा सकते, बुद्धिस्ट नहीं होते तो आप बाहर जा सकते थे। ठीक तो बुद्धिस्ट लोगों को बताया गया मुसलमान खराब है, हाँ मुसलमान को पूरा दुनिया में बुलाती है टेररिस्ट। ठीक तो ठीक आप लोग देखिए, अफगानिस्तान को देखिए फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान में जो अलकायदा है और अलकायदा की जो लीडर है उस्मान बलाउद्दीन है, पूरा दुनिया ने उस लोगों को नफरत करते हैं। तो मुसलमान की लफ्ज़ ही ये है, वो मुसलमान को बुलाते हैं पूरा दुनिया में टेररिस्ट। तो उस लोगों को भी बहुत ही कुछ लोग थे अच्छे, कुछ ज़्यादा लोग अच्छे नहीं थे, तो उस लोगों को यकीन हुआ, तो उस लोगों ने पहली बार कुछ लोगों ने मुसलमान की घर को जला दी और दुकान को जाकर अटैक किया। ऐसे में बहुत बड़ा दंगा फसाद हो गई थी। तो वैसे जो बुद्धिस्ट मजहब है ये बड़ा पुरअमन मजहब है, तो और इसका मतलब है कि नफरत फैलाने वालों ने दोनों में नफरत फैलाई, उधर बुद्धिस्ट में भी और उधर मुसलमानों में भी, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। तो ये कौन था लीडर जो था इनका बुद्धिस्ट का जिसने ये सारा कुछ किया? जी, एक बुद्धिस्ट का लीडर है, नाम है वो आशेन विरातू, उसका नाम है। ठीक वो 30 में जी वो सन्यासी ले ली थी। अच्छा तो वो बुद्धिस्ट का जो बहुत बड़ा लीडर बनकर आया था, ठीक वो इतना बड़ा लीडरशिप की जगह पा ली, ठीक क्योंकि उसके पीछे म्यांमार की जो अभी जो बर्मा को चला रही है सेनाओं की, उसका पीछे सेनाओं की हाथ थी, ठीक क्योंकि सेनाओं की सिक्योरिटी भी है। अच्छा मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो आमने सामने सिक्योरिटी नहीं देती, पीछे से वो लोग सिक्योरिटी देती थी। ठीक तो उसी वक्त हमारे देश को जिस ने आज़ाद किया, उसका नाम है जनरल आउंग सान। उसका जो बेटी थी उसी वक्त आउंग सान सू की, जी वो उसका हुकूमत चल रहा था उस वक्त। अच्छा तो उस वक्त उसका हुकूमत चल रहा था, उसी वक्त में भी जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पूछा, वो बुद्धिस्ट का जी वो जो लीडर है, हाँ उसने इतना वो अफवाह फैलाने शुरू कर दी, मुसलमान को जो भी बुद्धिस्ट देखे हाँ नफरत से अलावा फर्क की नजर से नहीं देखी। ठीक ठीक तो ऐसे में वो लोग कामयाब हो गई थी। कामयाब होकर उस लोगों ने इतना दंगा फसाद को बढ़ाया हर शहर में फैलाया है, जी पूरा म्यांमार में वो फैल गई थी। ठीक उसी वक्त हुकूमत प्रेसिडेंट की हुकूमत थी, जी वो आर्मी की हुकूमत नहीं थी। अच्छा तो इस वक्त तो आर्मी की हुकूमत है, वो जी उस वक्त प्रेसिडेंट की हुकूमत में आर्मी ने प्रेशर डाला गया है प्रेसिडेंट को, आप ये सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे ठीक तो देश को वापस हम लोग कब्जा कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा साइड पे आ जाओ। साइड पे हो जाइए ठीक और आप लोग रेस्ट कीजिए।
अच्छा, क्योंकि देश का सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। ठीक तो ठीक। क्योंकि बार बार वो लोगों ने ऐसे क्यों प्लानिंग करती है, उस लोगों ने ही म्यांमार को 27 ईयर तक कोई डेमोक्रेसी नहीं देकर चला कर आ रहा था। ठीक, इसलिए उस लोगों ने ये फैसला लिया है, वो दो धर्म के दरमियान में फसाद फैलाकर उस लोगों ने ऐसे बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। तो सरकार ने ही छोड़कर ऐसे एक्शन लिया है। तो जिस जगह से वो फसाद शुरू हुआ, अरकान स्टेट, जी जो बहुत ही रोहिंग्या मुसलमान रहते थे, जी, वो आबादी थी, तो वहां से क्यों शुरू हुआ, वहां से ऑपरेशन शुरू करो। वो ऑपरेशन का नाम है ड्रैगन ऑपरेशन। ड्रैगन ऑपरेशन ड्रैगन ऑपरेशन नाम देकर एक ऑपरेशन शुरू किया गया था आर्मी वालों ने किया। आर्मी वालों ने। तो नाजरीन, अभी हमारा ये पहला हिस्सा जो है वो उसको हम यहाँ ख़त्म करते हैं क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया है। तो हम फैसल खान साहब के साथ इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इससे आगे की बात जो है ना वो करेंगे, जो ड्रैगन ऑपरेशन के बारे में और बाकी जो मामलात वहाँ हुए उसके बारे में होगी इंशाल्लाह जी।